सोचो, मैं 10 यमराजों में से एक हूँ और अब एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लिया है जो गूंगा बुद्धू है। कल दोपहर तक, तब जाकर मेरी यमराज वाली शक्तियाँ वापस आएंगी। पता है तुम्हें जीवी की उस सास के बारे में बहुत बुरी है वो सच में। बहू से नाराज़ है कि बेटा नहीं हुआ, बड़ा बेटा अभी गया ही है, उसकी सारी जायदाद छोटे को दे दी और उस माँ बेटी दोनों को पुराने घर में धकेल दिया। पिछले दिनों गांव के चौराहे पर बोली कि वो पुराना घर भी वापस ले लेगी। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ ना, बिल्कुल सही कह रही हो। शांत रहो ज़ियाओलिंग, चाहे कुछ भी हो जाए माँ तुम्हारी हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। अरे तुझे आसमानी बिजली क्यों नहीं काटती? अभागिन, तूने मेरे बेटे को मार डाला और अब जी के घर में पड़ी है। फटाफट निकल यहाँ से। भूजी का घर, भूजी की जमीन, तुम दोनों माँ बेटी का, इसमें कोई हिस्सा नहीं। सास जी, आप क्या कह रही हैं? ये पुराना घर चेंगडोंग ने ज़ियाओलिंग के नाम छोड़ा था। तू शुरू से ही मैं राजी नहीं थी चेंगडोंग की। तुमसे शादी से एक परदेसी बहू और नतीजा? कितने साल हो गए, घर आए एक अंडा तक नहीं दे पाई, मुश्किल से प्रेग्नेंट हुई तो पैदा किया इस नुकसानदेह चीज को, वो भी एक बुद्धू। मेरे ख्याल से ये मरखम लड़की शायद तूने किसी और मर्द से संबंध बनाकर पैदा की है, ये हरामी औलाद। मैं 10 यमराजों में से एक हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खून को संदेह की नज़र से देखने की? जल्दी ये ट्रांसफर डॉक्यूमेंट साइन कर दो, हमें जबरदस्ती न करवाओ। मैं साइन नहीं करूंगी। ज़ियाओलिंग पहले से ही कमजोर है। अगर ये पुराना घर भी चला गया तो हमारे पास सिर छुपाने की जगह तक नहीं बचेगी। क्या तुम मुझसे मारने पर तुले हो? तू साइन नहीं करेगी और फिर भी हमारे घर में रहोगी, मैं तुझे मार डालूंगी। मेरे अपनों को चोट पहुंचाना मौत के लायक है। मैं तुझे मार डालूंगी। माँ तेरे कान के पास। ये बाल कैसे सफेद हो गए? दिन में ही भूतिया हवा चल रही है। मोगरा का पेड़ मुरझा गया। क्या हमने कोई पाप का काम किया है जिससे यमराज नाराज हो गए? बकवास, मेरे बाल सफेद इस अशुभ औरत ने परेशान करके किए हैं। यमराज का इससे क्या लेना देना? और सुनो, गांव में किसी मर्द के मरने पर उसके घर वाले बहू को रखते हैं क्या? बहू लाना वंश चलाने के लिए ही तो होता है। लेकिन तूने तो एक निकम्मी लड़की को जन्म दिया। लुओ झीवेई, तू ये मत सोच कि इस कागज को फाड़ देने से सब ठीक हो जाएगा। यह पुराना घर मेरे प्यारे पोते के लिए है। तुझे जाना ही पड़ेगा। चली जाओ। हम ज़ियाओलिंग, डरो मत। हालांकि पिताजी अब नहीं हैं, लेकिन जब तक माँ है कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। माँ, बस एक और दिन बाकी है। मेरी यमराज की शक्ति वापस आ जाएगी, तब हमें सताने वाले हर किसी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जीवे, तुम्हारी सास गांव के चौराहे पर लोग जमा कर रही हैं, कह रही हैं कि कल वे इस पुराने घर को जबरन गिरा देंगी। क्या? जबरन गिराना? हाँ। ज़ियाओलिंग, डरो मत, चलो हम देखने चलते हैं।
लो जी भाई, हमारे दादा ने कहा है यह घर को परिवार का है। तुम लोग यहाँ अड़े रहोगे तो जबरन गिरा देंगे। तुम लोग हम माँ बेटी को बेघर करना चाहते हो, ये तो बहुत ज्यादती है। मैं मुखिया से हमारा न्याय करवाऊंगी। हम तू एक बाहर से आई बहू एक बेटा तक पैदा नहीं कर सकी। मेरी बीवी ने तो लड़का ही पैदा किया है, वही तो गू परिवार की असली औलाद है। न्याय करवाना है? जब तू मर जाएगी तो नीचे यमराज से जाकर अपना न्याय करवा लेना। हाँ 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 हाँ। यमराज यहाँ है, तुम सब सजा पाओ। हे भगवान, इतने सारे पेड़ कैसे सूख गए? और यह सर्द हवा जो हड्डियों तक को दर्द दे रही है, मानो यमराज के रास्ते से आ रही हो। दादा, क्या सच में हमने इतने पाप किए हैं कि यमराज प्रकट हो गए? तुम झूठ बोल रहे हो। यमराज कहाँ से आ गए? शक्ति बस थोड़ी सी ही लौटी है। कल दोपहर तक इंतजार करना होगा, तब जाकर यमराज की शक्ति पर पूरा काबू मिलेगा। परिवार के सभी बुजुर्गों, हालांकि शाओलिंग लड़की है, लेकिन वह भी गुचा परिवार का ही खून है। चेंगरोंग ने हमारे लिए जो जमीन छोड़ी थी, वह दूसरे भाई ने छीन ली है। अब बस यही पुराना घर बचा है। अगर आखिरी रहने की जगह भी तोड़ दी गई, तो क्या यह माँ बेटी को मारने पर तुला नहीं है? ईश्वर की सौगंध, यह तो साफ साफ दबंगई है। भाभी, तुम चाहे यहाँ और भी घुटने टेक लो। सिर फोड़ लो, मेरा घर लेने की सोचना भी मत। तुम यहाँ रो धोकर हमारे गु परिवार के पूर्वजों की शांति भंग कर रही हो। माँ, भाभी के गुस्सा उसी परिवार में आने के बाद से उन्होंने कभी मेहनत में कमी नहीं की। पूरे परिवार का गुजारा, यहाँ तक कि मेरी पढ़ाई का खर्च भी भाभी ने ही उठाया। अभी बड़े भाई गए ही हैं और आप दूसरे भाई के साथ मिलकर खुलेआम यह घर छीन रहे हैं। यह बहुत ज्यादती है। गु चेंगफेंग, तू मेरे पेट से निकला है। मैं बाहर वालों की तरफ कैसे हो गई? पहले मुझे तुझे इतनी पढ़ाई नहीं करवानी चाहिए थी। इतनी उम्र हो गई है, अभी तक शादी नहीं की, और अपनी भाभी के सामने तो बहुत चापलूसी करता है। माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? यह मत सोचना कि चेंगफेंग तुम्हारी बात कर रहा है तो यह पुराना घर तुम्हारा हो गया। देता है। माँ, यह क्या बवाल है? तू यह छोटा खरगोश, तूने अपनी दादी को धक्का देने की हिम्मत की? यह तो सीधा उल्टा कानून है। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बड़ा अनादर है। बहुत ही असम्मानजनक। आज बड़ों को धक्का देने की हिम्मत करता है, कल हत्या और आगजनी करेगा। मेरे ख्याल से मार कम पड़ी है। माँ, शाओलिंग अभी इतनी छोटी है, तुम्हारी यह एक छड़ी उसकी हड्डियां तोड़ देगी। नहीं। गू परिवार के तीसरे बेटे, तुम्हारा नाम गू है। तुम एक बाहरी की मदद करके अपनी माँ के खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हो? तुम लोग मुझे सताओ, मैं सह सकती हूँ, लेकिन अगर मेरी बेटी को हाथ लगाया तो मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। तुम बस करो। लुओ जी वही, तुम एक औरत होकर इस तरह मौके बेमौके कुलदेवता के मंदिर में घुस आई हो और सास से बहस कर रही हो। क्या तुम्हारी नजरों में गु परिवार का कोई नियम कायदा ही नहीं है? माँ, डरो मत, बस आखिरी 24 घंटे बाकी हैं। मेरी यमराज की शक्ति वापस आ जाएगी। कुलपति जी,
गु चेंग्यू ने हमारी जमीन हड़प ली है, सास ने हमारा पुराना घर तुड़वा दिया। पूरे परिवार में कौन नहीं जानता, लेकिन आपने आंखें मूंद ली, बल्कि मुझे ही डांट रहे हैं। तू चुप रहो। अगर तुझ में काबिलियत होती लड़का पैदा करती। चेंगडोंग तो वंश कभी टूटता, बोझ पैदा कर दिया। एक आवाज़ तक नहीं निकाल पाती और रहने की हिम्मत करती है हमारे गु परिवार के घर में। मेरे ख्याल से तो सड़क पर भटकना ही ठीक है। जल्दी मर जाओ, जल्दी यमराज से मिलो। शोलिंग गूंगी नहीं है, उसे परेशान मत करो। गूंगी नहीं है तो फिर बोल क्यों नहीं रही? मैं अगर एक कुत्ता भी पालूं तो वो भी 2 बार भौंकता है, लेकिन तुझ जैसा कर्ज पैदा करने वाला पालना तो अनाज बर्बाद करना है। तुम यह कैसी हवा चल रही है? या क्या हो रहा है? मेरी बात सुनना चाहते हो तो जब नरक में पहुंचोगे खूब मौका मिलेगा। बहुत मौके हैं। श्याओलिंग, तुम बोलने लगी? मेरी श्याओलिंग बोलने लगी। हे भगवान, यह मूर्ख आखिर बोलने लगी। चमत्कार है। सचमुच गु परिवार के पूर्वजों की कृपा है या कुछ और? या माँ, तुम्हारे बाल इतने सफेद हो गए हैं। अभी जो झलक दिखी, क्या वो काला सफेद यमदूत थे? माँ, अब से शियाओलिंग आपकी रक्षा करेगी। किसी को भी आपको सताने नहीं दूंगी। मैं गु शियाओलिंग भले ही एक लड़की हूँ, लेकिन गु उपनाम तो रखती हूँ। यह घर मेरे पिता ने हम माँ बेटी के लिए छोड़ा था। चाहे मामला शहर तक पहुँच जाए, तुम लोग इसे छीन नहीं सकते। कुलपति जी, आप बार बार जी गोद परिवार की जी इज्जत की बात करते हैं, लेकिन परिवार के लोगों को एक विधवा को सताने देते हैं। इंसाफ कहाँ है? क्या यही सम्मान है गु परिवार के पूर्वजों के लिए? धृष्टता, गु श्याओलिंग, तुम्हारी मेरे सामने यह हिम्मत? चेंग्यू के घर तो बेटा पैदा हुआ है, वंशावली में नाम दर्ज है। जब तुम्हारी मां का निधन होगा तो उसके बेटे को ही अंतिम संस्कार करना होगा। तो क्या अब तुम्हारे घर से एक मकान लेने में क्या दिक्कत है? मेरी माँ के अपने बच्चे हैं, उसे किसी और की जरूरत नहीं अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन मेरे पिता का छोड़ा यह घर कोई नहीं छीन सकता। तुम पर भरोसा? मेरा बेटा तो पूरे गांव का प्रतिभाशाली है। कॉलेज में दाखिला भी मिल गया और अभी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। उसका भविष्य उज्जवल है। और तू यह मूर्ख 7 साल की उम्र में बोलना शुरू किया। तुझ में आगे चलकर क्या गुण होगा? मेरी काबिलियत कल दोपहर 12 बजे तुम देख लोगे, तब नरक लोक से। डरना मत। ओ ये बदमाश, तू मुझे डराने की हिम्मत करता है? मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। एक बोझ, एक अशुभ। जुबान चलाने से क्या फायदा? सुन ले, मैंने पहले ही चेंग्यू के साथ कंस्ट्रक्शन टीम से बात कर ली है। कल ही लोगों को लेकर आऊंगी, उस पुराने घर को गिरा दूंगी। साल बीतते ही मैं अपने प्यारे पोते के लिए बनवाऊंगी एक शानदार कोठी। तुम लोग मानो या ना मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुखिया जी, यह पुराना घर चेंगडोंग ने हमारे लिए छोड़ा था। हमारी एकमात्र शरण स्थली है। साकवा सत्ता साता। अरे जीवी, अरे दोष दो तो बस इस बात का कि तूने ये लड़की पैदा की। चेंग्यू पुराने घर की मरम्मत कर रहा है, पैसा भी लगा रहा है, मेहनत भी। वह भी कुछ हद तक गुल परिवार के लिए योगदान दे रहा है। तुम्हें यहां बेवजह का हंगामा नहीं करना चाहिए। क्या बढ़िया मरम्मत है, क्या बढ़िया योगदान है। ये तो साफ है कि वे चाहते हैं हम माँ बेटी को मार डालें। आप मुखिया होकर न्याय नहीं कर रहे,
बल्कि उनका साथ दे रहे हैं। क्या यही न्याय है? लुओ झीवी, मैं तुम्हारे मरे हुए पति की वजह से ही तुमसे अच्छे से समझा रहा हूं। समझदारी दिखाओ। जल्दी से यहां से चले जाओ। झीवी, बुरी खबर है। झीवी, बहुत बुरी खबर है। तुम्हारे घर की बाहरी दीवार किसी ने तोड़ दी है। माँ, तुम लोग घर जबरदस्ती ढाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ये तो सीधा डकैती है। चेंगफेंग, इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम शहर वापस जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। सासू माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ। सभी बुजुर्गों, मैं आप सबसे विनती करती हूँ। सारी गलती मेरी है, मैं ही नाकाबिल हूँ। लेकिन शाओलिंग, वह चंगडोंग की खून रहता है। बस उसे रहने के लिए एक जगह दे दो। आप मुझे जो भी करने को कहेंगे, मैं वह सब करूंगी। चेंगफेंग, तुम्हारे बड़े भाई को तुमसे बहुत प्यार था। मैं तुमसे विनती करती हूँ, भाभी की तरफ से तुम्हारी माँ को समझाओ, पुराने घर को मत तोड़ो। चाहे तुम मर भी जाओ और यमराज के दरबार में जा पहुंचो, हमारे गु परिवार के इस घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। हम माँ, इनसे विनती मत करो। कल से हमारे इस पुराने घर को जिसने हाथ लगाया वही मरा। लुओ झीवे, आज तुम्हारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। एक दिन का समय बीत चुका है। इस बोझ को लेकर मेरी नजरों से दूर हो जाओ। यह हवेली मेरी और श्योलिंग की एकमात्र चीज है। जब तक मेरे शरीर में जान है थे, कोई भी इसमें कदम नहीं रख सकता। हम कोई है? इन माँ बेटी को मेरे घर से बाहर निकाल दो और घर के अंदर की सारी चीजें तोड़ फोड़ दो। श्योलिंग, भाग जा। समझ में नहीं आता क्या? नीच, मुझे मजबूर कर रहे हो हाथ उठाने के लिए। बस 2 मिनट और तब मेरी यमराज शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। नालायक, तुमने कहा था ना कि जो भी इस पुरानी हवेली को हाथ लगाएगा उसकी मौत हो जाएगी। तो मुझे मारकर दिखाओ, सुन लो। चाहे तुम सचमुच के यमराज ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे गोश परिवार में तुम्हें भी दबकर रहना होगा। मैं ही असली जिंदा यमराज हूँ जो तुम्हारी जान के मालिक है। कुचेंग्यू, तुम्हारे इस व्यवहार का बुरा अंजाम होगा। मैं तुमसे विनती करती हूँ। शाओलिंग कमजोर है, सड़क पर नहीं रह सकती। तुम लोग इस घर को मत छुओ। नहीं जाओगी है ना? तो फिर मत जाओ। माँ, शाओलिंग का कोई घर नहीं रहेगा। हम यह अभागिन बड़ी जिद्दी निकली। माँ बनने पर मजबूती आ जाती है। अच्छा, पहले तुझे खत्म करती हूँ, फिर उस नाकाम बेटी का निपटारा करूंगी। शाओलिंग, आगे का रास्ता। माँ तेरे साथ नहीं चल पाएगी। शाओलिंग, अच्छी बच्ची बनना। न तो सरल तिट्ठा, चाहे कुछ भी हो जाए, मम्मी हमेशा तेरी रक्षा करेगी।
5 सेकंड बाकी है। माँ, मेरा इंतजार करो। आओ शाओलिंग, अंडा खाओ, शरीर को ताकत मिलेगी। शाओलिंग अच्छी बच्ची, माँ ने खा लिया है, मुझे भूख नहीं है। हाँ, तू खा। माँ चाहती है कि तू आगे बस स्वस्थ और खुश रहे। 3 2 1 माँ, मेरी माँ को हाथ लगाया तो ये देवता तुम्हें सजा देता है, अनंत काल तक मुक्ति न मिले, मरो। माँ, सब ठीक है, बस थोड़ी सी सजा दी है। अगर तूने मेरी माँ को छुआ तो ये इतना आसान नहीं होगा। गु दादी, गु दूसरे दादा, आप लोग अचानक ही ऐसे कैसे हो गए? मानो जैसे यमराज ने उम्र वापस ले ली हो। कहते हैं यमराज उम्र के मालिक हैं। शायद भूरे परिवार ने बहुत पाप किए हैं, यमराज प्रकट हुए। नहीं हो सकता, यह जरूर कोई भ्रम है। तोड़ना जारी रखो। हमारे पास बस यही घर बचा है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, हमें छोड़ दो। यह तुम्हारी मर्जी पर नहीं है, आगे बढ़ो। तुम लोग डर क्यों रहे हो? यह बेकार की चीज, बस 1 सालों से पागल रही नीच लड़की है। इस दुनिया में भूत प्रेत कुछ नहीं होते। अगर वह यमराज होती तो पहले ही प्रकट हो जाती। अब तक इंतजार क्यों करती? हाँ, सही कहा, वह इतने सालों से पागल है। शायद उसे कोई मानसिक बीमारी है। बकवास कर रही है, यह सब भ्रम है। तुम लिंग को छू भी नहीं सकते। वो चेंग्यू, चेंग्यू, ये पुराना घर अभी तक गिराया क्यों नहीं गया? बेटा प्यारे पोते, तुम कैसे आ गए? पिताजी, दादी, आप लोग इतने बूढ़े कैसे हो गए? पता नहीं उन्होंने कौन सा जादू टोना किया है। बेटा, तुम विदेश में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे ना? जल्दी से पिताजी को देखो। प्यारे पोते, तुम हमेशा से दादी के गर्व हो। यह जादू है, यह जादू टोना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। इन कुछ सालों में मैं तो बस मौज मस्ती में लगा रहा। मुझे आयुर्वेद की क्या जानकारी है? मेरी यह डिग्री तो पैसे देकर खरीदी हुई है। बिल्कुल भी नहीं। पिताजी और दादी के सामने पोल खुलनी चाहिए। पिताजी, आपको तो शायद जहर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, जहर ही है। जब मैं वापस जाऊंगा तो आपका इलाज कर दूंगा। अच्छी बात है, मैं और तुम्हारी दादी सोच रहे थे इस पुराने घर को वापस लेकर एक नया बंगला बनवाएं ताकि तुम्हारी शादी हो सके, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि वे हमें जहर दे देंगे। मुखिया जी, आपको हमारे लिए न्याय करना होगा। जहर? बस यह तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। देखिए मुखिया जी, वह तो बस नाटक कर रही है। मुखिया जी, हम माँ बेटी बस इसी पुराने घर में रह गए हैं। इसे गिराया नहीं जा सकता। कृपया हमारा न्याय करें। अरे सब तो एक ही परिवार के हैं ना, एक का भला तो सबका भला। दूसरे घर वालों का अगर भला होगा तो तुम्हारा घर भी अच्छा हो जाएगा ना। तो फिर हम कहाँ रहे? चाची, संयोग से मेरे पिताजी के वो लकड़ी के शेड खाली पड़े हैं, क्यों ना वहीं चले जाओ। तुम एक विधवा हो, एक बच्चे के साथ इतने बड़े पुराने घर में रहने की क्या ज़रूरत है? वह जगह तो हर तरफ से खुली हुई है। अभी मौसम ठंडा है, उसमें रहना तो मुश्किल ही है। माँ, इन लोगों से मिन्नत करने की जरूरत नहीं। यह और वो लोग साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं। यह न्याय कैसे करेगा? धृष्टता, क्या यही है तुम्हारा बड़ों के साथ व्यवहार? तुम्हें शिष्टाचार की जरा भी समझ नहीं है। कुल के नियमों के अनुसार मुखिया का अपमान करने पर 50 कोड़े लगने चाहिए। लाओ इसे। वह तो 7 साल की बच्ची है। ये सजा तो जवान मर्द भी नहीं झेल पाए। शोलिंग इसे कैसे सह पाएगी? तो फिर क्या किया जाए?
अब तुम्हारे घर का मामला इस हद तक बिगड़ गया है, मैं मुखिया होने के नाते क्या कोई फैसला नहीं सुनाऊं? ठीक है, ये रहा हल, तुम ये पुराना घर कुयोंग को दे दो तो बात खत्म। बेशर्म। मेरी माँ से माफी मांगो। इसके बाद फिर कभी हमारी शांति भंग नहीं करना, वरना आज की बात इतनी आसानी से नहीं निपटेंगे। क्या सच में वो यमराज है? डर कैसा? ये पुराना घर अशुभ है, इसे गिरा दो, ये जगह तभी शुद्ध होगी। आधा हुआ है। तो फिर उनकी चाल को ही आगे बढ़ाते हैं, इस तरह जमीन भी मिल जाएगी। जुरोंग, तुम बाहर दुनिया देख कर आए हो, तुम ही कोई उपाय सोचो, ये समस्या कैसे सुलझेगी? मैंने किताबों में पढ़ा है भूत प्रेत आग से डरते हैं। आप इस पुराने घर को जला दीजिए तो बुरी आत्माएं भाग जाएंगी। कितने मूर्ख हो। ठीक है, जोरोंग जी कहें तो सही। इस पुराने घर के चारों तरफ तेल डाल दो। नहीं जलाना, तुम इसे नहीं जला सकते। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। आज तुम में से कोई भी इस घर को हाथ नहीं लगा सकता। तू एक 7 साल का बच्चा है, ढोंग क्यों कर रहे हो? सच में लगता है तू यमराज है? ये क्यों नहीं जल रहा? हर बार ऐसा लगता है कोई मेरी पीठ पर सवार व्यस जो इसे बुझा देता है। क्या सच में कोई भूत है? ये क्या हो रहा है? क्या सचमुच भूत प्रेत होते हैं? यमराज, यमराज जान लेने आया है। तुम लोग क्यों डर रहे हो? मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी देख ली है। ऐसा क्या है जो मैंने नहीं देखा? इस दुनिया में भूत प्रेत कुछ नहीं होते। जरूर कोई आने वाला है, जल्दी जाकर देखो कौन है। आप कौन हैं? यह तो दक्षिण नरेश, आपकी यहाँ पधारने की खबर नहीं। स्वागत में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करें। दक्षिण नरेश को प्रणाम, दक्षिण नरेश को प्रणाम। कोई जरूरत नहीं। हमें पता नहीं था कि दक्षिण नरेश पधार रहे हैं। सचमुच स्वागत में चूक हो गई। कोई बात नहीं, मैं आज यहाँ तुम्हारे परिवार के मामलों के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि एक विनती लेकर आया हूँ। दक्षिण नरेश पूरे राजपुर के मालिक हैं। एक हुक्म से किसी भी खानदान को मिटा सकते हैं या किसी आम आदमी को रातों रात बादशाह बना सकते हैं। वह खुद हमारे दरवाजे पर आए हैं। लगता है मांग बहुत बड़ी होगी। मुझे बुढ़ापे में बेटी की प्राप्ति हुई। मेरी बेटी शू लोलो 18 साल की है। पता नहीं उसे एक अजीब बीमारी कैसे हो गई। मैंने हर बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन बीमारी का पता नहीं चला। सुना है कि परिवार में कोई महान व्यक्ति हैं जो भाग्य भी बदल सकते हैं, इसलिए इलाज के लिए खुद आया हूँ। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाए तो मैं दक्षिण नरेश तुम्हारे कुपरिवार का एहसानमंद रहूंगा। आगे चलकर कोई भी मांग हो बेझिझक कहना, लेकिन अगर ठीक नहीं हुई तो। यह शख्स मंशा लेकर आया है। अगर मेरा बेटा दक्षिण नरेश का एहसान ले सके तो सिर्फ यह पुराना घर ही नहीं बल्कि ऐशो आराम भी कभी खत्म नहीं होंगे। यह मेरी बेटी लोलो है। यह दक्षिण नरेश की बेटी 18 साल की नहीं है। कैसे इतनी बूढ़ी कैसे हो गई? पता नहीं दक्षिण नरेश। किसे ढूंढ रहे हैं? कौन से महारथी? यह युवा मित्र। वाह। दक्षिण नरेश, क्या आपको गलती नहीं हुई? वह तो बस एक 7 साल की बच्ची है, वह चिकित्सा का क्या जानेगी। मेरा यह प्यारा पोता विदेश से पढ़कर आया है, देश विदेश की चिकित्सा जानता है। उसे ही आपकी बेटी का इलाज करने दीजिए। क्या आप मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हैं?
नहीं। नहीं नहीं, बस यकुतिया। वह एक बच्ची है, अगर कुछ गलत हो गया तो मेरा बेटा क्या करेगा? उसे सीमा का पता है। एक बार आजमा कर देखें। मैं तो कैसा इलाज हो सकता है? आप कम से कम बीमारी का कारण तो बताइए। यह दक्षिण नरेश आपकी बेटी वह तो क्या हो गया? वह उसकी नब्ज़ बिल्कुल नहीं चल रही, वह तो मर चुकी है। बकवास। मेरी बेटी अभी जिंदा है। आज सुबह उसने आधा कटोरी दलिया भी खाया था। अगर वो मर चुकी होती तो खा कैसे सकती थी? नकली डॉक्टर। सुन लो तुम सब। आज अगर मेरी बेटी को बचा नहीं पाए तो तुम्हारा पूरा गु परिवार उसके साथ दफन हो जाएगा, एक भी नहीं बचेगा। उस पर बुरी आत्मा का साया है। ये तो किसी ने उसकी किस्मत बदल दी है। लगता है दक्षिण नरेश ने काफी दुश्मन बना लिए हैं। मैं कर सकती हूँ। तुम्हें यकीन है कि ठीक कर सकती हो? अगर मैं नहीं कर सकती तो इस दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, पर जैसा मैंने कहा था, अगर तुम मेरी बेटी को ठीक कर दो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं ठीक कर पाई या कुछ गड़बड़ हुई तो वो परिवार के सब मर जाएंगे और तुम भी मरोगी। अरे निकम्मी, तुझे कुछ आता है भी? अगर तूने हमारे परिवार को मुसीबत में डाला तो तुझे भी दफन कर दूंगी। मैं ये बूढ़ी औरत मरकर भी तुझसे बदला लेगी। पूछना चाहूंगी दक्षिण नरेश, क्या आपकी बेटी ने कभी एक बूढ़ी औरत की जान बचाई थी? ये बात सिर्फ मैं और लोलो जानते हैं। उसे ये कैसे पता चला? छोटे देवता, आप जल्दी 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 देखो, मेरी बेटी को देखो, आखिर हुआ क्या है, उसे क्या बीमारी है? उसे कोई बीमारी नहीं है। बीमारी नहीं? बीमारी नहीं तो मेरी बेटी ऐसी कैसी दिख रही है? मैं दक्षिण नरेश हूँ, हर जगह घूमा हूँ। ऐसा क्या नज़ारा है जो मैंने नहीं देखा? तू एक नादान लड़की है। तू मुझे धोखा देने की हिम्मत करती है। तू मौत को बुला रहा है। शाओलिंग, क्या तुम सच में ठीक कर सकती हो? ताकत का दुरुपयोग। तुम पर बहुत सारी इंसानों की जाने लिए, तुम्हारी बेटी को यह मुसीबत सब तुम्हारी वजह से आई है। खुशकिस्मती से तुम्हारी बेटी की मौत नहीं लिखी थी, मुझसे मिल गई। लोलो, लोलो, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? लोलो, 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 लोलो। पापा। बेटी, तुमने मुझे डरा दिया। बेटी, लो लो। छोटे डॉक्टर, यह क्या हुआ? लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। उसकी आत्मा शरीर में लौट आई है, लेकिन उसके शरीर में बुरी आत्मा अभी भी है। और अब सिर्फ एक अगरबत्ती जलने का समय बचा है। छोटे डॉक्टर, जल्दी कोई उपाय सोचो, मेरी बेटी को बचाओ। शाओलिंग, माँ, मुझ पर विश्वास करो। प्यारे पोते, यह निकम्मी बस दिखावा कर रही है। उसमें कोई असली काबिलियत नहीं है। दादी के दिल में तो मेरा प्यारा पोता सबसे बेहतर है। मूर्ख।
लो लो। श्रीमती जी, आप 3 महीने पहले कहाँ गए थे? किसी शक्ल के आदमी से मिले थे? मैं और मेरी एक सहेली दक्षिणपुरी घूमने गए थे। रास्ते में फटे पुराने कपड़े पहने एक बूढ़ी दादी मिली। मुझे उस पर तरस आ गया तो मैंने उसे थोड़े पैसे दे दिए। उसने तुम्हें क्या दिया? उसने मुझे एक सेब दिया। मैं वापस आकर उसे खा लिया। तब कुछ भी गलत नहीं लगा, लेकिन फिर मेरी पहले वाली बूढ़ी सूरत उस बूढ़ी दादी जैसी दिखने लगी। प्रेत का शरीर ग्रहण। जो सेब तुमने खाया था वही समस्या है। छोटे डॉक्टर, अब क्या करें? बस मेरी बेटी ठीक हो जाए। आप जो चाहें मैं वही दूंगा। एक कटोरी पानी ले आओ। यह पानी पी लो। तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, लेकिन तुम्हें जरूर डटे रहना होगा। सफल होगा या नहीं, यह तुम्हारे भाग्य पर निर्भर भाग्य पर निर्भर है यह। ठीक है। लो, मुझे बचाओ। छोटे डॉक्टर, मेरी बेटी को बचाओ। प्रेत का शरीर ग्रहण करने वाला माध्यम हटा दिया गया है। 3 दिनों में तुम्हारा शरीर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या? दक्षिण नरेश, आपकी बेटी को यह संकट आपके ही कर्मों का फल है। आप एक क्षेत्र के शासक तो हैं, लेकिन जिद्दी और अहंकारी हैं, काम जल्दबाजी में करते हैं। आप पर बहुत हत्याओं का पाप है, इसीलिए इसका फल आपकी संतान को भुगतना पड़ रहा है। छोटे डॉक्टर गुजी, आपकी बात सही है। मैं बहुत देर से ऊंचे पद पर बैठा हूं, अपनी जड़ें भूल गया हूं। आपका सबक सही है। आगे से मैं नेक काम करूंगा, पुण्य कमाऊंगा, खूब दान पुण्य करूंगा। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद छोटे डॉक्टर गुजी। सचमुच इस छोटे बदमाश ने ठीक कर दिया। छोटे डॉक्टर गुजी, आपका यह महान उपकार मैं दक्षिण नरेश हमेशा याद रखूंगा। आज से कोई भी मामला हो, छोटे डॉक्टर गुजी के एक इशारे पर मेरा दक्षिण नरेश महल पूरी मदद करेगा। हाँ, लो, चलो हम चलते हैं। आज से दूसरे घराने को वंशावली से निकाला जाता है। गुजुरुंग और गुचेंग्यू मरने के बाद गु परिवार की पैतृक कब्रगाह में नहीं आ सकते। कुलपति जी, चेंगियू ने मुझे एक अच्छा पोता दिया है, उसे वंशावली से कैसे निकाल सकते हैं? नहीं कुलपति जी, ऐसा मत कीजिए। अगर आप हमें गुट परिवार से निकाल देंगे तो जूरोंग का भविष्य। क्या होगा गुजुरोंग? तुम लोगों ने उसे क्या बना दिया है? कुछ सीखा नहीं, आज हमारे गु परिवार का सिर शर्म से झुक गया। तो मेरे प्यारे पोते को जो जमीन और प्रॉपर्टी मिली थी वो तो ले जाने देंगे ना? प्रॉपर्टी इन कुछ सालों में तुमने बड़े घर की संपत्ति हड़प ली, क्या वो कम थी? जाओ ये सारी संपत्ति वापस बड़े घर को लौटा दो। और चेंग डोंग के घर वाली ने हमें एक बोझ पैदा कर दिया, उसका मैं क्या करूं? अरे कुलपति जी, मैं तो अभी लौटा हूँ, इस सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सब मेरे पिता और दादी ने किया है, आप उन्हें गु परिवार से निकाल दीजिए, लेकिन मुझे मत निकालिए। तू कितना कृतघ्न है। इन सालों में मैंने तेरी पढ़ाई पर इतना पैसा खर्च किया और तू हमें ये बदला चुकाता है। अगर तुम नहीं होते जो जूलोलो का इलाज करने पर जोर देते तो क्या हम इस हालात में पहुंचते? जब तक सच में मुसीबत नहीं आती, इंसान अपनी गलती नहीं समझ पाता। कर्म का फल सब अपने किए का परिणाम है। चलो हम चलते हैं। माँ, अब से गु परिवार में कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। स्वामी, क्या तुम आसमान से ये सब देख रहे हो? तुम्हारी बेटी ने नाम रोशन किया है, अब वो माँ की रक्षा कर सकती है।
तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? हम तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। सीधी बात करो। हा 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 हा। बॉस, हम सच में तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते। तुम जाने के बाद मैं चाय भी नहीं पी पाया, खाना भी नहीं खा पाया। देखो मैं कितना पतला हो गया हूं। बॉस, तुम छोटी लड़की कैसे बन गई? थोड़ा भोला भाला सा लग रहा है। प्यारा सा है। हाँ, काफी प्यारा है। चेहरे पर मांस ही नहीं है। मानते हो मैं तुम्हें भोला भाला बना दूं? बॉस, हमें अपने साथ रहने दो ना। आत्मा लाने का काम बैल घोड़े वालों को दे दो। हम दोनों यमलोक में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। हाँ बॉस, हमें अपने साथ रहने दो। कम से कम आप हमसे कुछ काम तो करवा सकती हैं। आसपास कोई हो जो दौड़ धूप करे तो काम आसान हो जाता है। ओके सी, ठीक ही है, लेकिन याद रखना इंसानों के सामने प्रकट नहीं होना। आमतौर पर बाहर कम निकलना। बाहर कहना कि तुम मेरे निजी सुरक्षा गार्ड हो। जी। अरे वाह, कई सालों बाद इंसानों की दुनिया में आए हैं। काफी बदलाव हो गया है। कैसा लगा बॉस? ठीक है ना? इंसानों की दुनिया में जीव निकालकर डराना मना है। अंदर कर लो। माँ, रास्ता छोड़ो। दिव्या, ये दोनों कौन हैं? देखो इनके चेहरे कितने सफेद हैं, बिल्कुल फीके पड़े हुए। साहब डरावने लगते हैं। पवन दास, दिव्या शुक्ला, मैंने इन्हें मदद के लिए बुलाया है। अच्छा, तुम दोनों हंसना बंद करो। हंसते हुए तो और भी डरावने लगते हो। चलो, मुखिया हमारा इंतजार कर रहे हैं खाने के लिए। दिव्या, ये दोनों सज्जन कौन है? मैंने जो 2 मजदूर बुलाए हैं। अरे, शाओलिंग की नजर ही कुछ और है। बुलाए हुए मजदूर भी इतने खास हैं। हाँ हाँ हाँ। अरे जीवी, शाओलिंग, तुम लोग ऊपर बैठो। आओ 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 आओ। बताओ क्या चाल चल रहे हो? अरे शाओलिंग, तुम क्या बात कर रही हो? अरे आखिर हम सब तो गु परिवार के हैं ना। पहले मैं बूढ़ा होकर भटक गया था, मैंने गलत किया, पर सब हमारे परिवार की भलाई के लिए था। ऐसा नहीं है क्या? आज परिवार के बुजुर्ग चाय को शराब मानकर तुमसे माफी मांगता हूं। अच्छा ठीक है, तो पहले खाना खा लेते हैं। दक्षिण नरेश आ गए हैं। छोटी गु हकीम, मैं इस बार खास तुम्हें बुलाने आया हूँ। दक्षिण नरेश, आपने मुझे किस मामले में बुलाया है? छोटे डॉक्टर साहब, मैं भी किसी के कहने पर आया हूँ। आपसे एक काम के लिए बाहर निकलने की गुजारिश है। एक बार समुद्रपुर। समुद्रपुर? छोटे डॉक्टर साहब, चिंता मत कीजिए, आप सभी का सफर का खर्च हम उठाएंगे। सेवा पूरी मेहनत से करेंगे, और इनाम की बात है तो उसकी तो चिंता ही ना करें। माँ, मैं हल्के सामान के साथ जा रही हूँ। ज्यादा कपड़े लेने की जरूरत नहीं। यह समुद्रपुर राजपुर जैसा नहीं है। इस मौसम में बारिश का समय होता है। तुम्हारे लिए गर्म कपड़े ज्यादा रखने चाहिए। यह तो आता है सैनिक गिद्दा है ही साथ है। शनाते अन्य सत्य लेखा। माँ, आपको समुद्रपुर के बारे में इतनी जानकारी कैसे है?
दरअसल तुम्हारे नाना समुद्रपुर के रहने वाले थे। माँ ने उस समय तुम्हारे पिता के साथ रहने के लिए अपने मायके वालों से नाता तोड़ लिया। कई सालों से कोई संपर्क नहीं रहा। माँ, इस मौके का फायदा उठाएं, आप भी मेरे साथ चलें। सच? सच में? कहीं मैं बोझ तो नहीं बनूंगी? मैडम चिंता ना करें, हम दोनों भाई पूरे सफर में सुरक्षा देंगे। और देखिए ना, सफर का खर्च मालिक उठाएगा। मैडम आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने कब कहा था कि तुम्हें साथ ले जाऊंगी? अरे बॉस, हम जा रहे हैं तो मैडम की देखभाल के लिए ही। हाँ ना, समुद्रपुर वहां तो कितने स्वादिष्ट व्यंजन हैं, मैंने तो कभी खाए ही नहीं। हे। ये दोनों मस्करे, इन्हें साथ लेने का वादा करके पछता रही। समुद्रपुर तो है ही देश का नंबर 1 शहर। राजपुर से कहीं ज्यादा भीड़ भाड़ है। अरे ये फर्श कितना चमक रहा है, इसमें तो शीशे की तरह चेहरा दिख रहा है। ये देखो कहां से आ गए ये गंवार। तुम लोग अपॉइंटमेंट है क्या? हमें दक्षिण नरेश ने बुलाया है। अपॉइंटमेंट की क्या जरूरत है? यही चाहिए था ना तुम्हें? कोई है? इन लोगों को बाहर निकालो। किसकी हिम्मत? अरे सुनो, ओ गप्पी औरत, यमलोक के नियमों के मुताबिक जो झूठी अफवाहें फैलाता है गप्पी औरत, उसे भाप के बर्तन में उबाला जाता है। हाँ, फिर ठंडा होने के बाद मानव रूप में डाला जाता है और बार बार पिघला कर डाला जाता है। तुम लोगों की हिम्मत तो देखो। दक्षिण नरेश का निमंत्रण पत्र था। नकली बनाने की हिम्मत कर दी। गर्दन नहीं चाहिए क्या? हमें तो दक्षिण नरेश ने ही बुलाया है। अगर तुमने हमें सच में भगा दिया तो नतीजे की जिम्मेदारी ले पाओगी? ये लड़की हालांकि साधारण कपड़े पहने हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही दमखम है। कहीं मैंने सच में गलत फैसला तो नहीं किया? यहाँ क्या हो रहा है? दूसरी कुमारी जी, आप काम का निरीक्षण करने आई हैं? ये लोग दक्षिण नरेश का निमंत्रण पत्र लेकर आए हैं। मुझे शक है कि कहीं। अरे ये तो लुओ जीवेई। तुम तो किसी आवारा मर्द के साथ भाग गई थी, पिताजी से रिश्ता तोड़कर। अब वो आवारा मर गया तो पूरे परिवार समेत भीख मांगने आई हो क्या? अरे तू कौन है? तू हमारी मालकिन के सामने ऐसी बात करने की हिम्मत करता है? मैं तुझे बता दूं, अरे जहां काम से काम निकल सके वहां बातें कम करो। इन अभिमानी लोगों को सबक सिखाओ। लुओ जीवेई, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाने के लिए अपने नौकरों को हुक्म दिया? पवन, दिव्या, जल्दबाजी मत करो, वह मेरी बहन है। दूसरी बेटी, यह औरत कौन है? लुओ जीवेई, अपनी शान बढ़ाना बंद कर। हमारे लुओ परिवार में तेरे जैसी पेट से होकर भाग जाने वाली, कुल की बदनामी करने वाली कोई नहीं है। माँ, अगर हमारा क्लाइंट लुओ परिवार है तो हमारी यह यात्रा जारी रखने की जरूरत नहीं है। चलो हम चलते हैं। रुको, तुम्हें लगता है यह वो जगह है जहां तुम चाहो आ जाओ और चाहो चले जाओ? बस करो लुओ जीव, मैं तुम्हें अपनी सगी बहन समझकर तुमसे पेश नहीं आ रही। क्या तुम हमें तंग करना चाहती हो? यहाँ इतनी गंदगी की बदबू क्यों आ रही है? इसने न सिर्फ यहाँ की हवा को गंदा किया है, बल्कि फर्श भी गंदी कर दी है। क्यों ना तुम लोग मेरे जूते चाट कर साफ कर दो, फिर जाना। तुम लोगों ने मेरे जूते चाट कर साफ करो, फिर जाना। तुम क्या कह रही हो? इंसानी बात समझ में नहीं आती, मजाक हो। तू एक छोटी सी हरामजादी, तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करती है?
कोई है? जोर से मारो। रुको। पिताजी। पिताजी, लुओ जीवे इस हरामजादी को लेकर यहाँ तंग करने आई है। दक्षिण नरेश द्वारा भेजे गए राजपुर के छोटे चमत्कारी डॉक्टर, तुम ही वो छोटी लड़की हो? माँ, चलो हम राजपुर वापस चलते हैं। जीवे, यही है तुम्हारी बेटी की परवरिश। बिल्कुल तहजीब नहीं है। तुम लायक नहीं हो। तुम लायक नहीं हो। रुको, वो आखिर मेरे अपने हैं। क्या तुम? इसकी आंखें बेजान और गाल सफेद है। भौहों की हड्डी उभरी हुई है। यह बुरी आत्मा के शरीर में घुसने का लक्षण है और इस पर हत्या का मामला भी है। आज जो बुरा हाल है वह इसकी अपनी कर्मों की सजा है। मैं नहीं कर सकती और नहीं करना चाहती। दिन नहीं। अरे तू छोटी बदमाश, क्या बकवास कर रही है? चुप रहो। यह लड़की एक नजर में चेहरा पढ़ लेती है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी छोटी उम्र में ही दक्षिण नरेश की नजर में चढ़ गई और राजपुर की मशहूर छोटी हकीम बन गई। छोटी, जब लौट आई हो तो पहले घर चलो। अपनी माँ को एक अगरबत्ती चढ़ाओ। ओ दया, काला का तू तो। पापा, वह हरामजादी उतनी मशहूर नहीं है जितनी बाहर बताया जाता है। मेरे ख्याल से बस एक मुफ्तखोर ठग है। छोटी, जल्दी से बच्चे को लेकर अंदर आओ। छोटी, जल्दी से नाना जी को प्रणाम करो। बेटी, जब हम एक परिवार हैं तो औपचारिक बातें नहीं करेंगे और सौ की तरह तो आसानी से भी दे। मैंने दक्षिण नरेश से अनुरोध किया था ताकि छोटी की मदद की जा सके उसके बांझपन का इलाज करने में। मैं अपनी माँ के सम्मान के लिए मदद करूंगी, लेकिन काम औपचारिक तरीके से होगा। लुओ परिवार की वो संपत्ति जो मेरी माँ की थी, बिना कमी के वापस मिलनी चाहिए। सपने देखना बंद करो। पापा, मेरा कहना सही निकला। ये लोग तो बस जायदाद के पीछे आए हैं। ठीक है छोटी, तुम्हारी शर्त मैं मान सकता हूं। मैंने 2 बीवियां रखी हैं। जीवी की वो जायदाद, वो तो उसकी मां ने ही उसके लिए छोड़ी थी। बस तुम हमारे खानदान का वारिस पैदा करवा दो। पिताजी, मैं पहले से ही प्रेग्नेंट हूँ। क्या? तुम्हें कब से पता है? सुमित मिश्रा को पता है? सुमित मिश्रा वो उल्टा बहू, उसे क्यों बताना? ये बच्चा सिर्फ मेरा है। लुओ जीवी, तेरी सारी चाल बेकार हो गई। अब तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जा। चिंजबिया, तुम्हारे पेट में भूत का बच्चा है, पैदा नहीं होगा। चुप रह। तू बाप के बिना पैदा हुई हरामजादी। तू मेरे बेटे को बद्दुआ देने की हिम्मत करती है। छोटी का मतलब वो नहीं था। मैंने गलत नहीं देखा। लुओ जियो, तुम लगातार 3 साल से प्रेग्नेंट हो रही हो, लेकिन हर बार उसी दिन मिसकैरेज हो जाता है। ये बच्चा भी नहीं बचेगा। इसके पीछे जो पाप और कर्ज है वो तुम मुझसे बेहतर जानती हो। जीव का मामला हमारे परिवार का निजी मामला है। इस बच्चे को ये सब कैसे पता चला? तू ये हरामजादी क्या बकवास कर रही है? पिताजी, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं पहले चली। छोटी, मैंने उस समय घर वालों की तय शादी ठुकरा दी थी। तेरे पिता के साथ राजपुर शादी करने चली गई। लो परिवार मुझसे नाराज है, ये मैं समझ सकती हूँ। लो जीव, मेरी सौतेली बहन है। आखिर वह मेरा अपना खून तो है। छोटी, मेरी खातिर क्या तू लो परिवार की मदद कर सकती है? माँ, लो जीव पर बहुत भारी पाप है। मैं बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। कैसा पाप? बेटी, तू आजकल जो बातें करती है वो मुझे जी नहीं आती। बीबी जी, अरे आज तो दिन भर की दौड़ लग गई और फिर लो परिवार ने पूरा दिन परेशान किया।
चलो हम अच्छे से आराम करने चलते हैं, कल का काम भी बहुत जरूरी है। ही बीबी जी, जल्दी आराम कर लेना। बॉस, यह लो परिवार का मामला आप कैसे सुलझाने वाले हैं? यमलोक के नियम के मुताबिक जीवित आत्मा का वध किया जाए, मरने के बाद कटारों के पहाड़ नर्क में भेजा जाए। तो कुछ का नीचा था। बॉस, यानी कि मेरे दांत घिसने के लिए फिर कुछ मिलेगा? सुमित, देखो मेरा ये पेट, क्या कल के मुकाबले आज थोड़ा और बड़ा नहीं लग रहा? ली बंशियन की दवा सचमुच काम कर रही है। जल्दी आओ, छूकर तो देखो। बीबी जी, आप पहले ये दिमाग शांत करने वाली चाय पी लीजिए, फिर नीचे जाकर खाना खा लीजिए। निकम्मा, बेकार आदमी, हमेशा मुर्दे जैसा चेहरा बनाए रहता है, दिन भर मुंह लटकाए क्यों रहता है? सुमित मिश्रा, हमारी शादी को 3 साल हो गए, मुश्किल से तो बच्चा हो रहा है, तुम्हें इसकी कोई परवाह ही नहीं है, न है? क्या तुम्हारे दिल से अभी भी वो साली नहीं उतरी? वो इंसान तो मर चुकी है, तुम क्यों अभी भी पुरानी बातें पकड़े बैठी हो? तुम अरे बहन, मेरी प्यारी बहन, इतनी रात गए, इतना गुस्सा क्यों है? तू तो लुओ परिवार का एक गोद लिया हुआ बेटा भर है, तू मुझे बहन कैसे कह सकता है? छोटी बहन, तू ऐसा बोलकर हमारे रिश्ते में दूरी ला रही है। मैंने तो सुना है लुओ जीवेई अपने बच्चे के साथ वापस आ गई है। वो खास तौर पर तेरी मदद करने आई है। तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, नीचे जाओ। छोटी बहन, मेरा दिल सच में तेरी चिंता में है। सुना है हमारे बुजुर्ग उस छोकरी गु शिवलिंग को बहुत मानते हैं, यहाँ तक कि लुओ जीवेई का वो प्रॉपर्टी वो भी वापस लेने वाले हैं। सपना देखना बंद करो। जब मेरे पेट का बच्चा पैदा हो जाएगा, लुओ परिवार की सारी संपत्ति उसी की होगी। तुम पहले अपनी फिक्र करो। मेरी प्यारी बहन, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ, कुछ भी जरूरत हो बस आदेश दो। अच्छा, तो फिर मैं तुझे एक मौका देती हूँ अपनी वफादारी दिखाने का। वह सोने और जेड से जरा चाय का सेट मैंने उसे खास तौर पर विदेश से लाकर पिताजी को भेंट किया था। वह अचानक गायब कैसे हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम नौकरों में से किसी ने कोई गड़बड़ी की है और कुछ गलत सोचा है? क्या हुआ है यहाँ? सुबह सुबह ही नाटक शुरू हो गया। यह लुओ परिवार दिन ब दिन और दिलचस्प होता जा रहा है। मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ? बड़े भैया, कल अंदर के हॉल में सिर्फ बड़ी बहन अपने बच्चे को लेकर पूजा करने गई थी। शायद पिताजी, मैं भले ही गरीबी में रह रही हूँ, खासकर घर की चीज तो बिल्कुल नहीं। यह जरूरी नहीं है, भले ही तुम्हारे मन में ऐसा कुछ न हो, लेकिन क्या तुम गारंटी दे सकती हो कि तुम्हारे साथ आए लोगों के मन में भी ऐसा कुछ नहीं है? नैमिया? हाँ दीदी, हालांकि तुम्हारे लुओ परिवार छोड़ने के बाद ही पिताजी ने मुझे गोद लिया था और हमारा साथ ज्यादा दिनों का नहीं है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पर वह जेड का बर्तन वाकई बहुत कीमती है। चलो ऐसा करते हैं, मुझे कुछ लोगों के साथ तुम्हारे कमरे में तलाशी लेने दो, कैसा रहेगा? अरे नादान, तू क्या करने की सोच रहा है? ढूंढने की जरूरत नहीं, वह चाय का सेट मेरी माँ के शयन कक्ष में है। अगर किसी पर दोष मरना ही है तो बहाना तो मिल ही जाएगा। क्योंकि आपके लुओ परिवार ने हमारा स्वागत नहीं किया तो हम चले जाते हैं। बस एक चाय का सेट है, इसमें छानबीन करने जैसी क्या बात है? जी वे, तुम लुओ परिवार में ही रहो, मैं देखता हूँ कौन अनान कहने की हिम्मत करता है। वो कितनी रहते तुम दिया वह मरी ही। पिताजी, आपकी दया के लिए धन्यवाद। मुझे थोड़ा अपमान सह लेने में कोई बात नहीं, लेकिन मैं शाओलिंग को अपने साथ। शाओलिंग, चलो हम चलते हैं। रुको लुओ जीवेई, एक बार इस घर से निकल गई तो वापस मत आना। बस डर ये है कि तुम उस वक्त रो रो कर मुझे वापस बुलाओगी। छोटी दुष्ट, क्या सपना देख रही है? मैं दूसरी बहन,
जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। देर हो चुकी है। उस भूत भ्रूण में अब आत्मा आ चुकी है। मेरा पेट। छोटी बहन, तुम ठीक तो हो ना? बहुत देर हो चुकी है। उस भूत बच्चे में अब आत्मा आ चुकी है। सुमित, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या कोई उपाय बचा है? ये भूत बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा और जन्म लेते ही अपनी माँ को खा जाएगा। पिताजी, मुझे उसकी मदद नहीं चाहिए। जल्दी जल्दी जाकर सुमित मिश्रा को बुलाओ। बाबा जी ली को लेकर आओ, वे मेरी मदद करेंगे। चलो चलते हैं। धीरे धीरे चलो। माँ, ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं कर रही। यह उसकी अपनी करनी का फल है। सुमित, क्या वह बाबा जी ली सच में जायू और बच्चे को बचा पाएंगे? चिंता मत करो। जायू के गर्भवती होने के बाद से हमेशा बाबा जी ली ने ही उसकी देखभाल की है। इस बार भी सब ठीक हो जाएगा। बॉस, यह सुमित मिश्रा। थोड़ा अजीब लग रहा है। कर्मों का फल, बुरे कर्मों की सजा। अब बस तमाशा देखने का वक्त है। बचाओ 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 बचाओ। क्या हुआ? बाबा जी ली कहाँ हैं? जायू कैसी है? वह इंसान नहीं है। दूसरी कुमारी ने इंसान नहीं जना, एक राक्षस जना है। क्या मतलब इंसान नहीं जना? मेरी बहन को आखिर हुआ क्या है? मुझे अंदर जाने दो। जायू, जियू, तुम्हें क्या हुआ? वो ली बांशियन जी कहाँ हैं? उसने मेरा बच्चा ले लिया है। बॉस, जाओ मजे करो। जी। पापा, बचाओ, मुझे बचाओ। मैं मरना नहीं चाहती। यह सब क्या हो रहा है? शियाओलिंग, शियाओलिंग, मेरी इस बूढ़ी उम्र का ख्याल करके मैं तुमसे विनती करता हूं, जीव को बचा लो। उसे जो मिला वह उसके कर्मों का फल है। मैं बस यही दुआ कर सकती हूँ कि उसे जल्दी नया जन्म मिले। रही बात वजह की, तो जाओ लुओ जियो के पति से पूछो। कर्मों का फल। लुआ जियो वकुतिया, लानत है उस कर्म के फल पर। प्रिया गुप्ता, मैंने आखिरकार तुम्हारा बदला ले लिया। अच्छा, तुम हो जिसने जीव को फंसाया। मैं तुमसे बदला लूंगा। बदला? बदला लेना है तो लुआ जियो को मुझसे बदला लेना चाहिए। उसने कहा कि मुझे देखते ही उसे प्यार हो गया, जबकि उसे पता था कि मेरी मंगेतर है। फिर भी उसने हमें जबरदस्ती अलग कर दिया। एक कार एक्सीडेंट करवाकर प्रिया गुप्ता को मार डाला। मरने वाली तो वही थी। बाबा, शाओलिंग, जियू वाकई। लुओ जियो की आत्मा नष्ट हो चुकी है। अब कुछ नहीं किया जा सकता। पाप, पाप है। ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। तुमने उस ढोंगी साधु के साथ मिलकर माँ के शरीर का इस्तेमाल करके दुष्ट शक्तियां इकट्ठा की, एक भूतिया भ्रूण पाला। कभी इसके नतीजों के बारे में सोचा? कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ली बैंशियन से वादा किया था, चाहे मेरी आत्मा बिखर जाए और मैं फिर कभी इंसान न बनूं, मैं अपनी प्रिया गुप्ता का बदला लेकर रहूंगा। प्रिया गुप्ता, मैं भी अब तुम्हारे पास आ रहा हूं। क्या शानदार नजारा है। कुत्ते कुत्ते में लड़ाई। लुओ जी यू का तो खात्मा हो गया। अब बस तुम माँ बेटी बच्ची हो।
बाबू, इस बार वापस आकर सोचा भी नहीं था कि इतने उलटफेर हो जाएंगे। ज्ञानी के अंतिम संस्कार के बाद हम राजपुर वापस जाने वाले हैं। ज्ञानवी, बेटी, बाबू जानता है कि पहले जो कुछ हुआ उसमें बाबू की ही गलती थी। ओ अब से ना तो सी को सी आए, लेकिन अब ज्ञानी चली गई। अगर तू भी चली गई तो मेरे पास सचमुच एक भी अपना नहीं बचेगा। पर बाबू, आप लो हंगतियान आखिर गोद लिया हुआ बेटा है। मैं हमेशा यही चाहता था कि ज्ञानी हम लोग परिवार को एक असली वारिस दे पाए। आदर इसे बातें दीजिए के पति था, लेकिन किसने सोचा था कि वह इतनी बुरी हरकत कर बैठेगी। बेटा होम से तदिशी आखिरकार खुद ही मारी गई। वो अब सपोती था। मैंने फैसला कर लिया है। कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर औपचारिक रूप से घोषणा कर दूंगा कि शाओ लिंगलो परिवार की उत्तराधिकारी है। रहा है। क्या ये सब तुम्हारी मनमर्जी है? क्या तुमने कभी पूछा कि मैं लोध परिवार की यह गड़बड़ संभालना भी चाहती हूँ या नहीं? क्या लो परिवार का कारोबार विदेशों तक फैला हुआ है, तुम उसे संभालना नहीं चाहती? पैसा वैसा तो मेरे लिए बाहरी चीज है। मुझे बस वो हिस्सा वापस चाहिए जो मेरी माँ का था। तुम ऐसा कहती हो तो इस बूढ़े को सच में तारीफ करनी पड़ रही है। इस बूढ़े की गलती है, पहले नजर नहीं आया कि तुम इतनी कहीमती हो। वारिस की बात अभी के लिए टाल देते हैं, लेकिन शाओलिंग के शरीर में तो लुओ परिवार का खून है ही। परिवार में वापसी की बात तो कर ही सकते हैं ना? वो तो बिल्कुल ठीक है। बड़े भैया, और क्या? लुओ साहब। ली बनशन, आखिरकार तुम आ ही गए। ऐसी बातें मत बनाओ। कल मैं बस बचा लुओ घर से जिंदा निकलकर। तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है कि एक पंथ दो काज कर सकती है, लुओ जियो के अलावा। और कौन तुम्हें परेशान कर सकता है? अरे वो गु नाम की लड़की, उसकी आखिर पहचान क्या है? और उसके दो अंगरक्षक, एक काला एक सफेद, बहुत ताकतवर हैं। अगर मैंने पहले से प्लान ना बनाया होता तो मैं उनके हाथों हार जाता। तुम्हारे जैसे तरीकों से भी नहीं संभाल पाए? नहीं, अब मेरी पहचान खुल गई है। मुझे समुद्रपुर इलाका छोड़ना होगा, दूर जाकर छिपना होगा। ली बंशियन, अब हम दोनों एक ही नाव के सवार हैं। बुजुर्ग श्री लुओ ने पत्रकारों से घोषणा की है कि गु शाओलिंग वापस आकर अपने पूर्वजों से जुड़े। क्या यह साफ नहीं कि वह वारिस बनने आ रही है? तुम उसे मेरे लिए खत्म कर दो। दोगुनी फैस। आखिरी बार, क्योंकि उस लड़की पर सीधा कुछ कर पाना मुश्किल है, तो हम उसके सबसे करीबी इंसान को निशाना बनाएंगे। कहा ना तुम ही होली बंशियन तरीका ढूंढ लिया। बॉस जी, कल रात मैं और पवनदास उस जादूगर के पीछे लगे हुए थे, लेकिन फिर पता नहीं उसने कौन सा जादू किया, वह भाग निकला। यहां तक कि हमारा शिकारी कुत्ता भी उसका पता नहीं लगा पाया। वह गोल्डन सिकाडा ट्रिक थी, लेकिन यह तरीका हमारे यहाँ का नहीं है। यह तो दक्षिणपुरी के तट वाले जादू जैसा है। कुछ समय पहले दक्षिण नरेश की बेटी भी ऐसे ही दक्षिणपुरी के जादू से भूतिया कब्जे का शिकार हुई थी। सारे संकेत एक साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल शक की बात है। अब तो कलयुग का समय है, हर तरह के लोग बाहर निकल आए हैं। लेकिन अगर उनकी हिम्मत हुई
हमारे देश में उपद्रव करने की तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। कौन है? कौन? नाना जी। छोटी, तेरे ये दोनों अंगरक्षक काले और सफेद इस तरह खड़े होकर रात के अंधेरे में काफी डरावने लगते हैं। नाना जी, आधी रात को आप मेरे कमरे में क्यों आए हैं? कुछ खास नहीं, कल समुद्रपुर में एक एंटीक शो हो रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ वहां चलो ताकि तुम समुद्रपुर के सर्कल में पहचान बनाना शुरू कर सको। खास तौर पर वह चैंबर ऑफ कॉमर्स की अध्यक्षा श्रीमती हुआंग पोस्टन। अगर तुम उनकी नजर में आ गए तो हमारे लुओ परिवार का भविष्य और ऊंचाइयों को छू सकता है। लेकिन ये दोनों साथ नहीं आने चाहिए। ओ दा देता दा 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 दे। आज का ये एंटीक शो अध्यक्षा हुआंग ने ही आयोजित किया है। हर जगह के बड़े कलेक्टर आए हुए हैं। हाँ, लुओ परिवार के बुजुर्ग भी किसी को लेकर आए हैं। लगता है आज आंखों का त्योहार होगा। शायद कोई खास चीज भी हाथ लग जाए। छोटी, थोड़ी देर में शो शुरू हो जाएगा। कम बोलना, ज्यादा देखना और सीखना ना। इस बार आकर नाना जी तुम्हें सिर्फ ज्ञान बरंता लाया है। मैं यमराज हूँ। कितने युगों के बदलाव देख चुका हूँ। यहाँ की ये सभी पुरानी चीजें तो बेजान हैं। इनकी बराबरी भी नहीं कर सकती मेरी चढ़ावे की थाली से। दोस्तों, यह बुद्ध का सिर बिल्कुल बेहतरीन नमूना है। लो जी, लगता है इस बार आपकी नजर चूक गई। अध्यक्ष हुआंग, मेरा बेटा पुरानी चीजों के कारोबार में नया है, बहुत कुछ नहीं समझता। कृपया उसे थोड़ा मार्गदर्शन दें। यह बुद्ध का सिर पिछले हफ्ते मैंने एक कलाकृति नीलामी में खरीदा था। लो जी, आपने इसे कीमती कैसे पहचान लिया? दोस्तों, ध्यान से देखिए। लो जी, क्या नजर है आपकी? अध्यक्ष हुआंग की प्रशंसा पाकर उनकी सेक्रेटरी को रिश्वत देने का पैसा बेकार नहीं गया। आज के व्यापार सम्मेलन में मुझे जरूर नाम कमाना है। इस छोकरी को कुचल दूंगा। गु शाओलिंग कैसा लगा? आगे कोई भी बात समझना आए तो मुझसे कभी भी पूछ लेना। ये तो बहुत आसान काम है। हास्यास्पद। छोकरी, कैसे भी देखो मैं तुम्हारा बड़ा हूं, चाहे तुम्हें कुछ इलाज करने के तरीके आते हों। लेकिन यह पुरानी चीजों का कारोबार अनुभव और नजर की बात है। तुम तो एक नासमझ छोकरी हो। क्या इतना घमंड करने की जरूरत है? शाओलिंग पुरानी चीजों के कारोबार में बड़े छोटे का बहुत ख्याल रखा जाता है। पद तो अतीत है। यहाँ मौजूद सभी इस क्षेत्र के टॉप कलेक्टर हैं। हम यहाँ आए हैं मुख्यतः सीखने समझने के लिए। अकड़ में मत रहो। टॉप कलेक्टर? लेकिन चीजों में छिपी आत्मा को नहीं देख पाते, बस एक बेजान चीज को देखकर बोली लगाते और तारीफ करते हैं। यह हास्यास्पद नहीं है। पहले सिर्फ घर के बड़ों से सुना था कि बहुत पुरानी चीजों में शस्त्र आत्मा होती है। इतनी छोटी उम्र में वह सीधे मुद्दे की बात कह गई। तुम हो लुओ परिवार के युवा सदस्य हो, है ना? अध्यक्ष हुआंग जी, यह मेरी पोती है, राजपुर की मशहूर छोटी चमत्कारी डॉक्टर गु शाओलिंग। शाओलिंग, तुम्हारी नजर में इस मंच पर कोई दिलचस्प चीज दिख रही है?
छोटी लड़की, तुम कुछ भी उठा सकती थी, लेकिन तुमने एक टूटा हुआ कटोरा उठा लिया। हाँ, लुओ युवराज की नकल करना चाहती है, लेकिन असली कचरा ले आई है। क्या तुम हमें मूर्ख समझती हो? पिताजी, आप इसे दुनिया दिखाने लाए, लेकिन यह जानबूझकर हम लुओ परिवार का मजाक उड़ा रही है। शियाओलिंग, तुम्हें पुरानी चीजों की थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन अध्यक्ष हुआंग के सामने ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। कोई बात नहीं शियाओलिंग, यह कटोरा कोई पुरानी कलाकृति नहीं है बल्कि कूड़ा है जिसे सफाई कर्मी उठाने आया था। तुमने इसे क्यों चुना? एक बाल्टी पानी लाओ, सब साफ हो जाएगा। हाँ। शियाओलिंग, तुम क्या करने जा रही हो? पिताजी, उसे लग रहा है कि उसका झूठ पकड़ा गया है, इसलिए यह कटोरा तोड़ देगी। गु शियाओलिंग, यह समुद्रपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। तुम्हारी मनमानी करने की जगह नहीं, गलती करो तो मान लो। चलो मेरे साथ अध्यक्ष हुआंग जी से माफी मांगो। हम लुओ परिवार की शान को ठेस मत पहुंचाओ। मूर्ख, ध्यान से देखो। रक्त से अनुबंध विचार से आह्वान, सदियों की धूल हटो। आज फिर से प्रकट हो सोने जड़ित पोर्सिलेन कटोरा। तुम्हारी आत्मा कहाँ है? मेरे आह्वान का उत्तर दो। अरे यह दक्षिण तांग राजवंश का सोने और जेड से जड़ा चीनी मिट्टी का कटोरा है। दक्षिण तांग का सोने और जेड से जड़ा चीनी मिट्टी का कटोरा। इसे हमेशा संग्रहालय में संरक्षित रखा गया था। बाद में चोरों ने इसे चुरा लिया और यह गायब हो गया। उसने आखिर कौन सा तरीका अपनाया कि इस कटोरे को सामने ले आई? कोई खास तरीका नहीं, मैंने बस जेड कटोरे की शस्त्र आत्मा को जगा दिया। क्या शस्त्र आत्मा? गु शियाओलिंग, तुम हमेशा अजीब-ओ-गरीब बातें करती रहती हो। क्या बकवास बोल रही हो? यहाँ मौजूद सभी लोग मशहूर कलेक्टर और बड़े लोग हैं। तुम पूछो। इनमें से कौन जानता है शस्त्र आत्मा क्या होती है? श्रीलो, अगर ज्ञान कम है तो किताबें पढ़ा करो। प्राचीन काल से ही कारीगर जब कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें अपनी पूरी मेहनत और दिल लगा देते हैं। बहुत सी पुरानी वस्तुएं समय, युद्ध और उथल पुथल से गुजरती हैं। ऐसी वस्तुओं में शस्त्र आत्मा जागृत होने की संभावना ज्यादा होती है, यानी पुरानी वस्तु को भी आत्मा मिल जाती है। अध्यक्ष हुआंग का ज्ञान वाकई विशाल है। हम सब आपके प्रशंसक हैं। असली कमाल मेरा नहीं, इस छोटी लड़की का है। डॉक्टर गो, राजपुर में आपकी कार्यशैली के बारे में मैंने सुना था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको वस्तुओं की आत्मा जगाने का भी हुनर आता है। मैं वाकई प्रभावित हूँ। कृपया मेरा यह अभिवादन स्वीकार करें। अध्यक्ष हुआंग, ऐसा मत कीजिए। मैं थी। श्रीलो, चिंता न करें। आपके लो परिवार में शियाओ लिंग जैसी प्रतिभा है। समुद्रपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 30% शेयर बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। अध्यक्ष हुआंग का बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी एक और विनती है। डॉक्टर गू की मदद चाहिए। पहली मुलाकात में ही मैंने देखा आपके माथे पर अशुभ छाया है। शायद परिवार के कारण? आपने ठीक कहा। कृपया डॉक्टर गू, मेरी बेटी की जान बचाइए। पिताजी, आपने मुझे बुलाया? जीवी, तुम इतने सालों से लुओ परिवार से दूर रही हो, यह मेरी एक पिता के तौर पर गलती है। पिताजी, बीते हुए कल की बातें अब दोहराने की जरूरत नहीं। जीवी, लुओ परिवार की जड़ें समुद्रपुर में बहुत गहरी हैं। ओंधे, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब ज्यादा दिन नहीं संभाल पाऊंगा। वे वही। पिताजी, आपका मतलब? छोटी लिंग एक दुर्लभ प्रतिभा है। आज मैंने उसकी काबिलियत पूरी तरह देख ली। अगर वह रही तो न सिर्फ लुओ परिवार का कारोबार सुरक्षित रहेगा, बल्कि और भी आगे बढ़ेगा। ओ मस्को तब सजा दीता। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम छोटी लिंग को समझाओ, वह समुद्रपुर में रुके और लुओ परिवार की विरासत संभाले। मॉमी क्रिए। पिताजी, यह सारा कारोबार आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत का नतीजा है। और फिर छोटी लिंग, मैं उसके लिए फैसला नहीं ले सकती।
जब तक छोटी लिंग प्रेसिडेंट हुआंग के घर काम पर गई है, तुम इस बारे में और सोचो। कैसे भी हो, लुओ परिवार का दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। बुजुर्ग ने सचमुच उत्तराधिकारी बनाने का मन बना लिया है। हम छोटी कमीनी तुम पर तो हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन तुम्हें चखा सकते हैं अपने प्रियजन को खोने का दर्द। रेखा पटेल। बड़े बाबू, क्या हुक्म है? कोई तरीका ढूंढो, मेरे लिए कुछ बाल ले आओ लुओ जीवी के। जब मैं लुओ परिवार की विरासत संभाल लूंगा तो तुम्हारा भला होगा। कुमारी जी, छोटी डॉक्टर जी आ गई हैं। चले जाओ, सब चले जाओ। जिया, छोटी डॉक्टर जी बहुत काबिल हैं, वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगी। नहीं, मैं इस हालत में किससे मिलूं? तुम इन्हें भेज दो, सब चले जाओ। बॉस, इस लड़की के शरीर से किसी राक्षस की महक आ रही है और वो महक उसकी अपनी महक के साथ पूरी तरह मिल गई है। अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी बेटी के साथ आखिर हुआ क्या है। छोटी डॉक्टर जी, चलिए एकांत में बात करते हैं। कृपया मुझे सारी बात साफ साफ बताएं, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। दरअसल मेरी बेटी पहले ऐसी नहीं थी जैसी अब दिखती है। मतलब? ये जिया की बचपन की तस्वीर है। उस दक्षिणपुरी से लौटने के बाद से उसकी शक्ल सूरत से लेकर चाल ढाल तक बिल्कुल बदल गई है। फिर से दक्षिणपुरी का काला जादू। उस घटना के बाद वह दक्षिणपुरी से लौटी थी। उसकी सूरत से लेकर चाल ढाल तक बिल्कुल एक नया इंसान बन गई थी। शुरुआत में जिया को सुंदर होते देखकर मुझे उसकी खुशी भी हुई थी। सोचा कि अब उसे कभी लोगों की तिरछी नजरें और मजाक नहीं सहना पड़ेगा। उस दौरान जिया बहुत खुश भी रहने लगी थी। लेकिन बाद में सब कुछ बदल गया। बिल्कुल सही। बाद की जिया धूप से दूर भागने लगी और उसका स्वभाव भी बेहद चिड़चिड़ा हो गया। डॉक्टर गू, जिया के पिता जल्दी चल बसे। इन सालों में बस हम माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा थी। जिया ही तो मेरी जान है। कृपया मेरी बेटी को बचाएं। श्री हुआंग, चिंता न करें। जब बॉस यहाँ आए हैं तो वे जरूर कुछ करेंगे। बस ये मामला इतना आसान नहीं लगता। इसका क्या मतलब है? शायद मिस हुआंग ने किसी राक्षस से सौदा किया है। राक्षस? तो अभी जिया का क्या हाल है? श्री हुआंग, बॉस कोई तरीका जरूर निकालेंगे। कृपया श्री हुआंग थोड़ा कच्चा मांस तैयार करवाएं। डॉक्टर गू, क्या इससे काम चलेगा? क्या जिया इससे आकर्षित होगी? जब कोई राक्षस शरीर में घुस जाता है तो धीरे धीरे अपना असली स्वभाव दिखाने लगता है। कच्चा मांस चारा है। हाँ, आ गई। जिया, मेरी जिया तुम ऐसी कैसे हो गई? पवन दास, दिव्या शुक्ला। यमलोक का आदेश है, श्रृंखला सीमा निर्धारित करेगी। यमदूत यहाँ है, दुष्ट आत्मा बच नहीं सकती। श्रृंखला मार्गदर्शक हो, धरती पर मंत्र अंकित हो, यह लोक और परलोक अलग हो जाएं। मंत्र सक्रिय हो। क्या छोटे वैद्य जी ठीक हो गए हैं? रुको, जिया नहीं है, जिया लिया।
दुष्ट प्राणी। मैंने सोचा तेरी साधना आसान नहीं थी, तुझे जीवन दान देने का विचार किया था, लेकिन तूने मौत को दावत दी। तुम यमराज हो? तुम यमराज हो? उसने खुद अपना शरीर मुझसे बदलने को कहा था। तुमने मुझे मारने का हक कैसे पाया? इंसान और दानव अलग अलग रास्तों के हैं। तुमने अपनी खूबसूरती को चारा बनाया, उसके दिमाग को धीरे धीरे खाया और उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। यह पहले ही एक बड़ा पाप है। प्रकृति के नियम। दुष्ट आत्माएं बिखर जाओ, राक्षसों को काटो, बुराइयों को बांधो, हजारों का वध करो। जिया, वह ठीक है, एक रात आराम करने के बाद। कल तक वह ठीक हो जाएगी। या कलम। डॉक्टर गू, तुम आ गई? हुआंग जिया कैसी है? कल रात ही होश में आ गई थी, लेकिन खुद को कमरे में बंद किए हुए है। कितना भी बुलाओ दरवाजा नहीं खोलती। तुम दोनों ऊपर जाकर देखो। चलो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे यह रूप नहीं चाहिए, लोग देखेंगे। बस हो गया। ये मैं नहीं हूं। मैं वैसी पहले जैसी नहीं बनना चाहती, वो बदसूरत लड़की जिसे सब नफरत करते थे। जिया, कोई बात नहीं, माँ बस चाहती है कि तू सुरक्षित रहे। नहीं माँ, सिर्फ तू ही मुझे स्वीकार करती है, उससे क्या फायदा? मैंने इतनी मुश्किल से खूबसूरती पाई है, उसने इतनी मुश्किल से मेरी तरफ देखा है। अब मैं ऐसी हो गई हूं, वह मुझे कभी नहीं देखेगा। शरीर और त्वचा माता पिता से मिलते हैं। यही तू है, सबसे असली, सबसे सच्ची तू। नहीं, मुझे है नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। जिया, अगर तू मर गई तो क्या तूने माँ की जान जोखिम में डालकर तुझे जन्म दिया, उसका मोल चुकाया? क्या तूने इतने सालों मेरे संघर्ष और मेहनत से तुझे पालने का मोल चुकाया? क्या ये बाहरी रूप तुझे अपनी जान देने लायक है? माँ, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत लालची हो गई थी। सब माँ की गलती है। माँ ने तेरी ठीक से देखभाल नहीं की। क्या कर रहे हो तुम? भावुक कर देने वाला। भावुक क्या, बकवास। तू भावुक हो रहा है? रो रहा है जैसे मातम मना रहा हो। कुछ शर्म कर। चलो भागो यहां से। हुआंग जिया, तुमने लोमड़ी यक्ष के साथ सौदा कैसे किया? हुआंग जिया, तुमने उस लोमड़ी यक्ष के साथ सौदा कैसे किया? पहले मैं दक्षिणपुरी घूमने गई थी। किसी ने मुझे एक वेबसाइट दी। मेरी पूजा करो, मुझे सुंदर बनाओ। और फिर मैं सचमुच सुंदर हो गई और मेरी त्वचा भी बहुत अच्छी हो गई। फिर मैं और ज्यादा पागल होती गई, हर दिन और भक्ति से लोमड़ी देवता से प्रार्थना करती। कैसा सुंदर होना? तुम सुंदर इसलिए हुई क्योंकि उसने तुम्हारी जीवन शक्ति चूस ली, तुम्हारी जान के बदले थोड़ी देर की सुंदरता पाई। मुझे नहीं पता था। मैं तो बस थोड़ी और सुंदर बनना चाहती थी, ताकि वह मुझ पर एक बार फिर नजर डाल पाता। जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है वो सिर्फ बाहरी रूप क्यों देखेगा? खासकर झूठे सपनों में जीने के बजाय इस मौके को इंसानों के दिल को समझने में लगाओ। तो डॉक्टर गुजी, क्या आप मेरी एक बार फिर मदद कर सकती हैं? तुम ही हुआंग जिया हो? हाँ, मैं हूँ। तुम्हारी पुरानी तस्वीरों में काफी सुंदर दिखती थी ना? तू इतनी बदसूरत कैसे है? तू मुझसे मजाक कर रही है क्या?
तेरी पुरानी तस्वीर में कितनी सुंदर लग रही थी। तू इतनी बदसूरत कैसे है? तू मेरे साथ मजाक कर रहा है क्या? तू मुझे कह रहा है? तू भी तो वैसा ही है। तस्वीर में तो शानदार लग रहा था। असल जिंदगी में तू एक नाटा गरीब बदसूरत आदमी है। क्या कहा तूने? अरे ये बदसूरत, तू इतनी बुरी बात कैसे कह सकता है? मैं तो सच कह रही हूँ। तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? अरे समझ से बाहर है। रुक। पहले मैं जाऊंगी। मैं हूँ जिसने तुझे पसंद नहीं किया। तू भी कोई अच्छा चिड़िया नहीं है। छोटे डॉक्टर साहब, मुझे अब समझ आया आपकी बात का मतलब। अरे तुम मेरी पूजा करो, मैं तुझे सुंदर बना दूंगा। जीवन की बुलंदियों पर पहुंच जाओ। एक सुंदर अमीर लड़की से शादी करो। पूजा पूजा, हा 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 हा। पूजा। बॉस, ये मामला हमें देखना चाहिए क्या? यह मामला दक्षिणपुरी के काले जादू से जुड़ा है, लेकिन हर राक्षस पूजा पूजा आता है दिल की गहराई की इच्छाओं से। इच्छाएं काटी नहीं जा सकती। अरे यार, घर का फोन। श्याओलिंग, बुरी खबर है। तेरी माँ को कुछ हो गया है। क्या? माँ, मैं तो घर से सिर्फ 2 दिन के लिए निकली थी। नाना जी, आखिर हुआ क्या है? मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। सुबह खाना खाते वक्त तो ठीक थी, अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टर को बुलाया गया, पता नहीं क्या वजह है। स्थिर है। नाना जी, आप पहले बाहर जाइए। पवन, दिव्या, दरवाजे की रखवाली करो। पीतल जी। सप्तर्षि, प्रेतलोक का मार्ग दिखाओ। आदेश सुनो, असली रूप दिखाओ। दक्षिणपुरी का काला जादू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को छूने की? जादूगर, चाहे तुम कौन भी हो, मैं तुम्हारी आत्मा तार तार कर दूंगी। फिर से जन्म नहीं मिलेगा। बॉस, तुम ठीक तो हो ना? पूर्वाचल नाथ मुझे वापस बुला रहे हैं। पवन, दिव्या, मेरी रक्षा करो। जी। पूर्वाचल नाथ को प्रणाम। कु, तुम इंसानी दुनिया में कष्ट सहने गई हो, लेकिन तुम्हारी असली आत्मा अभी भी प्रेतलोक में है। बार बार दैवीय शक्तियों का इस्तेमाल तुम्हारे इंसानी शरीर को जल्दी खत्म कर देगा। इसीलिए मैं अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रही थी। पूर्वाचल नाथ, कृपया मार्गदर्शन करें। मेरी माँ को कैसे बचा सकती हूँ? यह घटना तुम्हारी परीक्षा का ही एक हिस्सा है। छोटा प्यार ही असली प्यार है। तुम्हें रिश्तों की असली अहमियत समझनी होगी, तभी तुम इस संकट से उबर पाओगी। मैं समझ गई। बॉस, आप आखिरकार जाग गए। दिव्या शुक्ला, मेरी माँ पर दक्षिणपुरी के जादू टोने का असर हुआ है। तुम आसपास के सभी भूत प्रेतों को इकट्ठा करो और उसका पीछा करो। पवन दास। बॉस। तुम दरवाजे पर पहरा दो मेरी रक्षा के लिए। जी। माँ, मैं आ गई हूँ। माँ, जल्दी जल्दी मेरे साथ घर चलो। या बच्ची, हम तो घर पर ही हैं। कहाँ वापस जाना है? पत्नी जी, इतने सारे पकवान, आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया पति जी। थोड़ी देर में तुम लोगों के लिए कुछ स्वादिष्ट बनाता हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि माँ की चेतना जाग नहीं रही। दरअसल वह खुद इस भ्रम से बाहर आना नहीं चाहती। लिंग, आज स्कूल कैसा रहा? क्यों लग रहे हो इतने उदास? बहुत बहुत अच्छा रहा। मैंने अभी तक इस शरीर के असली पिता के साथ समय नहीं बिताया है। ये माँ का भ्रम है।
इसे ऐसे ही तोड़ा नहीं जा सकता। नहीं, इस भ्रम को तोड़ना ही होगा। माँ को जल्द से जल्द जगाना है। अगर देर हो गई तो उनकी चेतना खो सकती है। माँ, लिंग बेटा, ये पिता बेटी अपने अपने राज रखने लगे हैं। अजीब है। क्या उनकी भी अपनी चेतना है? माँ, क्या हुआ लिंग? मुझे तुम्हारे हाथ के बने मोमोज खाने हैं। अरे ये बच्ची। ठीक है। यह क्या? प्यारी, तुम हर दिन इतनी मेहनत करती हो कि अपना जन्मदिन तक भूल गई। इतने सालों के बाद भी ये सब करने की क्या जरूरत है? जल्दी मन्नत मांगो, मोमबत्ती बुझाओ। मेरी इच्छा है कि हम तीनों हमेशा साथ रहें। बड़े धन दौलत की चाह नहीं, बस सामान्य सी जिंदगी चले। तुम्हारा समय कम है। कम से कम सुबह तक रुकने दो। इंसान और भूत अलग रास्ते के हैं। तुम अगर यहीं रुके रहे तो उनकी चेतना भटक जाएगी और वो असल दुनिया में कभी नहीं लौट पाएंगी। चेंगडोंग मत जाओ। हम अनाथ विधवा को अकेला मत छोड़ो। प्यारी, मैं मर चुका हूं। तुम्हें जल्दी श्याओलिंग के साथ वापस जाना चाहिए। नहीं, मैं अभी बहुत खुश हूँ। हम तीनों को ऐसे ही साथ रहने दो। क्या बुरा है? आखिरकार मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम मेरे साथ समुद्रपुर से दूर राजपुर आई, दिन रात मेहनत की, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दे पाता उससे पहले ही। चेंगडोंग, मुझे परवाह नहीं। मुझे बस यही चाहिए कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। प्यारी, काश अगले जन्म में फिर से मिलें। चेंगडोंग, छोटा प्यार ही बड़ा प्यार है पूर्वाचल नाथ, मुझे समझ आ गया। माँ, हम लौट आए हैं आपके पास। दिव्या, तुमने मुझे क्यों जगाया? मुझे सोते रहने दो। कितना अच्छा होता। माँ, आप दक्षिणपुरी के काले जादू का शिकार हो गई थीं, जिसने आपका दिमाग हर लिया था। खैर, पिताजी की आत्मा अभी भी मौजूद थी। वह हमेशा आपके आसपास मौजूद रही, इसीलिए आप पूरी तरह से पागल नहीं हुई। मुझे पता है, मैं हमेशा उनकी मौजूदगी महसूस करती रही, लेकिन इस बार वह हमेशा के लिए चले गए। माँ, आप चिंता न करें। आप और पिताजी का 3 जन्मों का रिश्ता है। इस जन्म की पीड़ा अगले जन्म की मिठास के लिए है। दिव्या, तुमने बहुत मेहनत की। अब आपका शरीर ठीक है। पवन, दिव्या, अब हमें हिसाब चुकता करना चाहिए। अमाइश कैसा है? जी। नहीं, बुरी खबर है। क्या हुआ? मंडप टूट गया है, शक्ति खत्म हो गई है। मुझे यहाँ से जाना होगा। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे पास सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हें पैसे दूंगा। जितने चाहो उतने ले लो। उस दिव्या नाम की कमीनी को मार डालो। मेरी जान जा रही है, मुझे पैसों से क्या फायदा? जल्दी से छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं तुझे मम्मी बना दूंगा। दिव्या, अब तो असली मजा आएगा। हाँ, तुम्हारी शक्ति चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, अगर मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूं तो पता नहीं किसकी मौत हो। हाँ। मुझसे जान की बाजी लगाना तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम नरक के दूत हो। मैं 10 नरक दंडाधिकारियों में प्रथम यमराज हूँ।
तुम हमारी भूमि के निवासी नहीं हो, फिर भी कुत्सित विद्या सीखकर हमारी पवित्र भूमि पर आकर लोगों को हानि पहुंचा रहे हो। आज मैं तुम्हारी जीवित आत्मा को पकड़कर अविची नरक में डाल दूंगी, जहां तुम्हें अरबों साल तक यातनाएं भोगनी होंगी। पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। जाओ। भूत भूत है सर। इसकी तीनों आत्माएं डर से निकल गई हैं। अब क्या करें? खुद की बोई बुराई, यही इसकी करने का फल है। ये सब उस दुष्ट साधु के कारण अकाल मृत्यु पाए लोगों की आत्माएं वे हैं। दिव्या शुक्ला, इन्हें यमलोक ले जाओ, शीघ्र पुनर्जन्म दिलाओ। जी। यह राजपुर राजधानी होने के बावजूद मौसम बहुत सूखा है। शियाओलिंग, तुम मेरे साथ समुद्रपुर वापस चलो, वहां रहना बेहतर होगा। धीरे। हम समुद्रपुर में ऐसा क्या खास है? शियाओलिंग मेरी पोती है, उसकी जड़ें हमेशा हमारे परिवार से जुड़ी रहेंगी। वह मेरा नाती भी तो है। मेरा सारा व्यवसाय भी उसी के नाम है। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? साल में 2 बार आ सकती है। साल में 100 बार भी नहीं। ये दोनों बुजुर्ग बच्चे। शियाओलिंग, तुमने पारिवारिक बंधनों का संकट पार कर लिया है। तुम्हारी साधना पूरी हो गई है। फिर देवलोक वापस क्यों नहीं जाती? शायद मुझे इंसानों की दुनिया की जिंदगी की आदत पड़ गई है। मैं यहीं रहकर अपना जीवन पूरा करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, बॉस के साथ रहो, मजे करो। हाँ 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 हाँ, हर दिन छुट्टी, आराम से जीवन। इंसानी दुनिया लालच और मोह से भरी है, पर सच्चे प्यार से सब सुलझ जाता है। सचमुच यह सबसे अच्छी साधना की जगह है। इसीलिए हर देवता यहाँ आकर वापस नहीं जाना चाहता।